नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नई सरकार के गठन होने के साथ ही बिहार विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और 5 दिनों के सत्र का आज चौथा दिन है। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों की सदस्यता की शपथ दिलाई गई, दूसरे दिन भी नए विधायकों ने शपथ ली, वहीं तीसरे दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और चौथा यानी कि आज का दिन राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण का होगा, जिसके सरकार के रोड मैप को सदन में राज्यपाल की तरफ से रखा जाना है। तो 5 दिनों का सत्र और पहले दिन दूसरे दिन नए विधायकों को शपथ दिलाई गई, तीसरे दिन की कार्रवाई वो हंगामेदार रही जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ और आज चौथा दिन है जब राज्यपाल की तरफ से अभिभाषण रखा जाएगा और सरकार के रोड मैप को सदन में रखते हुए राज्यपाल फागू चौहान नजर आएंगे। तो आज सदन में क्या क्या होगा? 11 बजे विधानमंडल की कार्रवाई की शुरुआत होगी। वक्त 11 बजे का है जब विधानमंडल की कार्रवाई की शुरुआत। आपके सामने वो तस्वीरें भी रखेंगे हम। राज्यपाल फागू चौहान जो है वो विधानमंडल पहुंचेंगे। सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सदन में राज्यपाल फागू चौहान का स्वागत होगा। इसके बाद सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 11 बजे विधानमंडल की कार्रवाई की शुरुआत और वो तस्वीरें भी हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। तो आज विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जेडीयू नेताओं का यह कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण में बिहार के विकास की बात होगी, तो आरजेडी और कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि यह देखना है कि सरकार ने जो वादे किए हैं उसका रोड मैप राज्यपाल के अभिभाषण में होता है या नहीं। 7 निश्चय नीतीश कुमार लेकर के आए हैं, 7 निश्चय 2। तो मकसद यही है कि बिहार को जितनी तरक्की हो सकती है उतनी तरक्की दी जाए और महामहिम राज्यपाल महोदय का जो आज अभिभाषण होगा उसमें इन्हीं मुद्दों को मेरे ख्याल से रखा जाएगा कि बिहार का अगला रोड मैप क्या होगा, बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार को कैसे रास्ता दिखाया जाए और बिहार के सभी तबकों को तरक्की मिले। कई समस्याएं हैं, पेयजल को लेकर है, स्वच्छता को लेकर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, कई जगह धार्मिक आयोजनों में पुलिस की बर्बरता देखी गई है। ये तमाम ज्वलंत मुद्दे अगर राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं हुआ तो हमारी कोशिश होगी कांग्रेस की तरफ से इन संशोधनों को देकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। हम लोग यही आशा और विश्वास रखते हैं जो सरकार एक अच्छा जो वादा की है जनता से उसका फलाफल अपने वक्तव्य में महामहिम के जो राज्यपाल के वक्तव्य में है वो आने का हम लोग इंतजार करेंगे। और हमारे सहयोगी रवीश नारायण जो है विधानमंडल पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अमित कुमार संवाददाता राजभवन से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या ये माना जाए कि इस बार जब नई सरकार बनी है पहले दिन से लेकर आज चौथा दिन और कल जो हालात नजर आए, इस बार आज जब राज्यपाल की तरफ से अभिभाषण होगा तो क्या वो संजीदगी जो अब तक की परंपराएं रही हैं वो परंपरा आज एक बार फिर से बरकरार नजर आएगी या फिर ये माना जाए कि कुछ भी होना संभव होता है? इस बार कम से कम यही लग रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा विभा कि अमूमन ऐसा होता है कि राज्यपाल का संयुक्त सत्र के अभिभाषण में सब कुछ शांतिपूर्ण चलता है, लेकिन जो तेवर विपक्ष के शुरू दिन से दिखाई पड़ रहे हैं और जो रणनीतियां बनाई गई हैं उसके मुताबिक माना जा रहा है कि हंगामेदार ये आज का सत्र भी होने की संभावना है। और आपको बता दूं कि 11 बजे यहाँ पे समय है जब राज्यपाल यहाँ पे पहुंचेंगे और जो सेंट्रल हॉल में विस्तारित भवन है वहाँ पे अभिभाषण होना है। राज्यपाल पहुंचने के बाद राष्ट्रगान से वहां पे शुरुआत होगी, उसके बाद राज्यपाल अपना अभिभाषण संयुक्त सत्र को देंगे जहां पे विधानसभा और विधान परिषद के
तमाम जो प्रतिनिधि हैं वहां पे मौजूद रहेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जो सरकार के तमाम वादे चुनाव में किए गए थे, जो तमाम रोड मैप है, उन सारी बातों को पटल पे रखा जाएगा और उनका अभिभाषण में सारी चीजें जो हैं वो शामिल रहेंगी, विकास की बातें हैं वो शामिल रहेंगी। लेकिन विपक्ष की तैयारी, आपको बता दूं कि कल जैसे यहाँ पे स्पीकर के चुनाव के बाद जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पे एक बैठक की थी और बैठक करने के बाद एक ढंग से कहें तो आज के लिए टास्क भी दे दिया है आरजेडी विधायकों को कि राज्यपाल के भाषण में ये देखना है कि 19 लाख की जो रोजगार है उसके लिए कुछ घोषणा होती है या रोड मैप की बात होती है या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे एक ढंग से मान सकते हैं विभाग कि हंगामा होना बिल्कुल तय है। तो दूसरी तरफ एआईएम के जो विधायक हैं वहां से जो सूचनाएं मिल रही है वो भी पूरी तरह से तैयारी में है कि सरकार के खिलाफ जो है मजबूती से खड़ा हो जाए। लेकिन देखना ये होगा कि सरकार सवाल तो यही है ना कि अब तक एआईएमआईएम की तरफ से ये कहा गया कि जो परंपरा रही है उस परंपरा का निर्वहन तो होना ही चाहिए, उस पर कोई आंच ना आए, उससे लेकर सवाल ना उठाया जाए। तो जब अभिभाषण की बात होगी तो फिर एआईएमआईएम के रुख को लेकर के संशय क्यों है? ऐसे में हो हंगामा तो परंपरा में शामिल नहीं रखा जा सकता है। देखिए, अमूमन संसदीय जो परंपरा है, संसदीय परंपरा के मुताबिक नियम यही है कि राज्यपाल का पूरी तरह से अभिभाषण हो और अभिभाषण में अगर आपको लगता है कि कोई चीजें शामिल नहीं हो या कोई सवाल है तो उसका फिर विपक्ष के तरफ से संशोधन रखा जाता है, संशोधन पास होता है और उनको मौका मिलता है कि सदन में अपनी बातों को रखें। कल जो है वो वाद प्रतिवाद है इसी विषय पर, जो अभिभाषण है इस पर जो लोगों को होगा संशोधन। लेकिन आप देखे होंगे कि पहला दिन जब शपथ ग्रहण समारोह इस सत्र का शुरू हुआ था, जहां के अमूमन सिर्फ शपथ होता है, उस दिन से ही सदन के बाहर हो और सदन के भीतर हो हंगामा शुरू है। तो विपक्ष के तेवर जो है पहले दिन से यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि आज भी हंगामा होने की संभावना है। लेकिन इस बात है कि संसदीय परंपरा जो है ये बार बार जताने की कोशिश कर रहा है कि ये पहले वाला विपक्ष नहीं है या अब तक के विपक्ष जिस तरीके से रहा करते थे वो विपक्ष भी नहीं है। संख्या बल के आधार पर बात की जाए या फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति की बात की जाए, इस बार विपक्ष जो है वो ज्यादा हमलावर नजर आता है। बिल्कुल, और विपक्ष के ज्यादा हमलावर होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है जो आंकड़ा है वो उसे मजबूती प्रदान करता है और विपक्ष को लगता है कि जिस बड़े संख्या में जिस मजबूती के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं और तो अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। और देखिए यहाँ पे अभी से ये तस्वीर जरा देखिए विवाह कि अभी से अभिभाषण शुरू होने से पहले सीपीआई और एमएल के जो लोग हैं वो बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पे आ गए हैं। आज तो सर यहाँ पे अभिभाषण होना है राज्यपाल का, तो उससे पहले ये बैनर पोस्टर की जरूरत है? इसकी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि राज्यपाल महोदय का जो भाषण होता है वो सरकारी भाषण होता है। गवर्नमेंट जो लिख करके देती है उसी को वो पढ़ते हैं और गवर्नमेंट जो आज पूरी तौर पर जब से ये सरकार बनी है लॉ एंड ऑर्डर पहले एक बार भाषण सुन तो ले कि क्या है आपका एक्सपेक्टेशन जो है उसमें है या नहीं है, उसके बाद तो समझ में आता है। पहले से ही बैनर पोस्टर लेकर मैं पहले से इसलिए तैयार हूँ कि चीफ मिनिस्टर वही है, बोतल भी वही है, सारा चीज वही है, कुछ बदला नहीं है, तो उनके कोई चीज बदलेंगे नहीं। बोतल वही है। अभी से तैयार है? सुबह से एकदम तैयार है। तैयारी है। आज तो 26 दिसंबर है और नवंबर है, सॉरी 26 नवंबर है। आज पूरे देश में आम हड़ताल है। रवि जरा इनसे पूछिए कि जनता के मैंडेट का तो कम से कम स्वागत कीजिए। जनता ने अगर एक बार फिर से चुनाव किया है तो सोच समझ के किया होगा, एक बार उस परिपाटी के तौर पर ही सही, लेकिन अभिभाषण को सुनना चाहिए। उसके बाद ऐतराज करने के लिए भी, वाद प्रतिवाद करने के लिए भी तो वक्त निर्धारित है। उस वक्त आप अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कीजिए। जी बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि राज्यपाल के भाषण पर संशोधन देने के लिए भी आप अधिकृत है, उस पर वाद प्रतिवाद भी होगा, तो वहाँ सदन में आप बोल सकते हैं। उससे पहले हंगामा करना कितना जाएगा? नहीं, एकदम हंगामा होगा। हम लोग पहले ही करेंगे। हमारे नेता बोल चुके हैं, सारा चीज वही है और अभी तक गुनलाज का मतलब नेता बोल चुके हैं इसलिए हंगामा होगा? नहीं,
जो प्रॉब्लम है, अभी जो मुद्दा है बिहार में, खास करके लॉ एंड ऑर्डर का सवाल जो पूरा 5 साल है सर सदन में, 5 साल पूछते रहिएगा। आज तो अभिभाषण होना है राज्यपाल का। रवि, ये स्ट्रैटेजी तय कर ली गई है कि आज अपने विरोध को इस रूप से जाहिर करना। हमारे सहयोगी अमित कुमार भी हमारे साथ राजभवन से लाइव जुड़ गए। अमित, चूंकि राज्यपाल यहां से निकलेंगे, पहुंचेंगे, उनका अभिभाषण होगा, वक्त क्या बताया जा रहा है? देखिए विवाह, सबसे पहले मैं बताऊं दर्शकों को कि राजभवन से नहीं बल्कि मैं यहाँ पे जो है बिहार विधानमंडल का विस्तारित जो भवन है वहाँ से मैं मौजूद हूँ और यहीं पे 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। जब राज्यपाल जो है यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें यहाँ पे जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। यहाँ जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो पुलिस बल हैं, वो यहाँ मुस्तैद हैं। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे दिया जाएगा और उसके बाद फिर जो है राज्यपाल का जो अभिवादन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उसके अलावा बिहार विधान परिषद के जो कार्यकारी सभापति हैं, वो तब सभी लोग जो है वो यहाँ आकर के उन्हें बुके देंगे और राज्यपाल का स्वागत करेंगे। तो इसको लेकर के यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। बस उस वक्त का इंतजार है कि राज्यपाल जो है 11 बजे जो है वो यहाँ पहुँचेंगे। चूंकि तकरीबन 50 मिनट का जो वक्त है वो अभी बचा हुआ है, तो ऐसे में आखिरी तैयारी जो है वो यहाँ पे की जा रही है। देख सकते हैं कि राज्यपाल के आगमन को लेकर के यहाँ रेड कारपेट बिछाया गया है और इसी रेड कारपेट से चलते हुए राज्यपाल जो है वो ये विस्तारित भवन जो है बिहार विधानमंडल का यहाँ पहुंचेंगे और फिर यहाँ पे उनका जो स्वागत है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के जो कार्यकारी सभापति है वो यहाँ करेंगे। और इसको लेकर के यहाँ दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पे पूरे तौर पर डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। जो सचिवालय डीएसपी हैं वो सभी जवानों को ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों को मुस्तैद रहना है। सिविल में भी पुलिसकर्मियों को यहाँ पे तैनात किया गया है और तकरीबन 800 पुलिसकर्मी जो है वो इस विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो तैनात किए गए हैं। हर मोर्चे पे जो है पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं और अब इंतजार है राज्यपाल का। चूंकि आज सबसे बड़ा दिन है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, तो उसको लेकर के जब राज्यपाल यहाँ आएंगे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद अंदर जब वो जाएंगे जो विधान मंडल का जो ज्वाइंट सेशन होना है वहां जाएंगे तो फिर वो अपना अभिभाषण देंगे। तो इन सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो होती है गार्ड ऑफ ऑनर की, जिसकी तैयारी यहाँ पे पूरी कर ली गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन से हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका भी, और रवि नारायण आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही अभिभाषण की शुरुआत होगी वो गार्ड ऑफ ऑनर की खूबसूरत तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और इस सीट पर 14 दिसंबर को चुनाव होंगे। रामविलास पासवान के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई है। पासवान जुलाई 2019 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। चुनाव आयोग का यह कहना है कि राज्यसभा के इस उपचुनाव में कोरोना संक्रमण के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। चुनाव के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति होगी जो मतदान और पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाएंगे। तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन को लेकर 14 दिसंबर को चुनाव होना है और इस सीट पर 14 दिसंबर को चुनाव होंगे। रामविलास पासवान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा और 14 दिसंबर को ही शाम 5 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत भी हो जाएगी। अभी 4 साल बचा था रामविलास पासवान के कार्यकाल का। 26 नवंबर यानी कि आज नोटिफिकेशन जारी है और 3 दिसंबर तक नामांकन दाखिल करने की तिथि निर्धारित की गई है। सात दिसंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है और 14 दिसंबर इस सीट पर चुनाव होंगे और शाम 5 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा।
तो ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल आज है। असर इसका वैशाली में भी साफ नजर आ रहा है। भगवानपुर में ट्रेड यूनियन के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए, NH 22 पर मवेशियों के साथ आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वजह से परिचालन जो है पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सड़क पर ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आग जलाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। तो देखिए, सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ता जो हैं वो ट्रेड यूनियन की इस हड़ताल का समर्थन करते हुए सड़कों पर आज उतर गए हैं सुबह से ही। तो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वहीं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक जिसे कहते हैं वो भी शामिल है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस C2 ट्रेड यूनियन की इस हड़ताल में शामिल। हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो 10 ट्रेड यूनियन जो शामिल हैं इस हड़ताल में, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ने भी इसे अपना समर्थन दिया हुआ है और लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन का भी समर्थन इस हड़ताल को। वहीं यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि UTUC की तरफ से भी इसका समर्थन। और अब बात बिहार में ठंड की। जी हां, बिहार में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नवंबर में ही गया का तापमान जो है वो रिकॉर्ड 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहां ठंड से बचाव के लिए आम लोगों के साथ ही भगवान को भी स्वेटर और कंबल ओढ़ाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, शहर के गोरिया मठ में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और राधा कृष्ण की मूर्ति को ऊनी कपड़े पहनाए गए। मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। गया का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है और इस न्यूनतम तापमान जो है नवंबर माह में अभी तक का कई सालों का रिकॉर्ड है। कम तापमान होने की वजह से लोगों पर ठंड का असर हो रहा है। वहीं इस ठंड से भगवान को भी बचाने की कोशिश हो रही है। इस समय आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग गौरिया मठ में हैं, जहां अलग अलग भगवान की तस्वीर लगी हुई है और इस तस्वीर जो भी यहाँ मूर्ति लगाई गई है उसको कपड़ों, ऊनी कपड़ों से ढका गया है, चाहे चादर हो, टोपी हो या अन्य जो कपड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए, ठंड में क्या कैसे बचाव करते हैं भगवान का? ये जो हमारे गौड़िया मठ में ये जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया और राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सेवा पूजा चलता है। विग्रह है मंदिर में। तो ये मंदिर में जब से हो प्रतिष्ठा हुआ तो उसी समय से ऐसा ही सेवा पूजा चले आ रहा है कि जब सर्दी का समय होता है तो हम लोग का जैसे ठंडी महसूस होता है, ऐसा ही भगवान का भी ठंडी महसूस होता है। इस भाव से हम लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को शाल, कंबल, स्वेटर, टोपी, जराप ये सब पहनाता है। गर्म चीज़ भोग लगाया जाएगा सर्दी के समय। क्या क्या भोग क्या लगाया जाएगा? जैसा रोटी, सब्जी, तिलकुट, गर्म दूध, गर्म पानी से अभिषेक किया जाता है। जो गर्म चीज़ है वही गर्म वाला चीज़ भोग लगाया जाता है, पकौड़ा, सिंगाड़ा ये सब वगैरह। और ये मंदिर का परंपरा उसी समय से चला रहा है। 1936 में गया धाम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ये मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। जी जी। तो ये यहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि जब ठंड का समय आता है तो भगवान की जो मूर्ति है उस पर ऊनी कपड़े तो पहनाए जाते हैं, इसके साथ ही जो भोग लगाया जाता है वो भी गर्म सामग्री का उपयोग किया जाता है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। तो ठंड से सावधान रहना जरूरी है और इसके लिए कुछ एहतियाती कदम है जो आप जरूर अपनाएं। नाक, कान, गले और छाती को इस ठंड के वक्त में जरूर ढककर रखें। घर से बाहर निकलने की स्थिति में सर को ढके यानी कि टोपी लगाकर ही बाहर निकले। जरूरत के मुताबिक गर्म कपड़े को पहने। पूरी सुरक्षा के साथ 2 व्हीलर की सवारी करें। बाहर निकलने से पहले हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें। ठंड से बचने के लिए सबसे कारगर उपायों में से एक रोजाना धूप का सेवन जरूर करें। शरीर में रोजाना तेल की मालिश किया जाए।
सुबह में गर्म पानी पिएं। नहाने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ गर्म तासीर वाली चीजें जिनमें कि लहसुन, अजवाइन, अदरक, तिल, इसका सेवन आपको ठंड से बचाता है। पौष्टिक खाना जरूर खाएं और खाने में मसालों का इस्तेमाल करें। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।